साथियों नमस्कार। मैं देवेंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पंचायत 24 न्यूज में। साथियों, जैसा आप भलीभांति परिचित हैं कि हम अपने कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में आपकी मुलाकात समाज, राजनीति या विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं और साक्षात्कार के दौरान उनसे चंद सवालात करते हैं। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वह जिला गौतम बुद्ध नगर और दादरी क्षेत्र के लिए एक जाना पहचाना चेहरा है। वह शिक्षा, समाज और राजनीति के एक मिले जुले उनका क्षेत्र रहा है। बहुत अधिक भूमिका ना बांधते हुए हम आपकी उनसे परिचय कराने जा रहे हैं। हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं मौजीराम नागर जी से। राम जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी। मौजूराम जी, आज हम आपका एक साक्षात्कार कर रहे हैं और साक्षात्कार के दौरान कुछ चंद सवालात आपसे हम पूछेंगे जी जी। जो राजनीति और आपके विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होंगे। जी जी। मैं बात को आगे न बढ़ाते हुए बिल्कुल सीधा पॉइंट पे आता हूँ। जी जी। मौजूराम जी एक शिक्षाविद, एक सामाजिक कार्यकर्ता और अब राजनीतिक क्षेत्र में पुनः अवतरण। जी जी। ये यात्रा कैसे कैसे बदला, इस थोड़ा यात्रा को बताइए थोड़ा संक्षिप्त। देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरी आदत बचपन से थी अच्छे लोगों में, बड़े लोगों में, बुजुर्गों में हुक्का भरने की, उनके साथ बैठने की। और पढ़ते वक्त भी मैं जब शाम को हमारी बैठक पर काफ़ी लोग आते थे तो राजनीतिक चर्चा चलती थी हमारे पिताजी के यहाँ सब बैठ करके। तो मेरा चिंतन रहता था कि समाज में क्या बिगाड़ है, क्या सुधार है, इन सब चीज़ों पर चिंतन रहता। इंटर के करते करते मैं अक्सर ऐसी एक्टिविटीज में स्कूल में हिस्सा लेता था इंटरमीडिएट में, सारे स्कूल के बच्चों से मेरा जो व्यवहार हो अलग रहता था। ड्रामे में, नाटक में, स्पीच में प्रिंसिपल साहब थे मच्छू सिंह जी, बिना कुछ कहे बुला लेते थे, मौजीराम जी आइए, आपको आना तो तब भी हमसे नहीं रुकोगे आप। एक ईश्वर की प्रेरणा थी कि मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए, मुझे अपने माँ बाप का नाम करना चाहिए। ये प्रेरणा मुझे ईश्वर की कृपा से पहले से थी। इसी उसमें जब मैं 10वीं क्लास में था तो 9th क्लास के बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे और उस समय पैसे भी नहीं थे। सच बात यह कि 1 किलो घी भी देते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये नहीं था। मेरा इंटरेस्ट केवल ये था कि वो मुझसे गुरुजी कह के नमस्ते करें। और मेरी माँ मुझे ये सिखाती थी कि बेटा जब गाँव में जाओ आप तो नमस्ते करना और राम राम करना, ताकि कोई यूँ न कहे फलाने का बालक बेकार है। मुझे वो प्रेरणा यहाँ तक ले आई। जैसे ही मैंने वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, मैं गाँव में जाता था, गुरुजी नमस्ते, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्वर्ग बिल्कुल नजदीक आ रहा है, मेरे जीने का भी कोई औचित्य है। फिर धीरे धीरे लगभग 4-5 साल के करीब इंटर के बाद मैंने अपना एक स्कूल शुरू किया लौनी में। उसमें 150 बच्चे थे, मेरे मामा जी हैं वहाँ पर। यहाँ थोड़ा माहौल बहुत अच्छा नहीं था, घर का मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, तो मैं वहाँ चला गया, अपनी पढ़ाई भी करता था और पढ़ाई के बावजूद वहाँ छोटी नौकरी रात में करता था। फिर एक स्कूल की मैंने शुरुआत की वहाँ पे, और इतनी मेहनत उस स्कूल में की मैंने, शाम को बच्चों को डंडा लेकर के घर घर गडी जैसी गडी गटैया सारे कॉलोनी में रात को टाइम टेबल बना के बच्चों की पिटाई करता था। गार्जियंस ये कहते थे भाई भाण जो है एक लड़का धर्मपाल का बहुत मेहनत करता है। मतलब मेरे पास 400 बच्चे होंगे। और उसमें ही फिर वहाँ एक आतंक ऐसा आया कि जगमाल सिंह का दूसरे लोगों का झगड़ा हुआ जो मेरे मामा के परिवार से थे, वो काफ़ी मर्डर हुए और मैं वहाँ से उस स्कूल को छोड़ के फिर यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर रघुनंदन शर्मा हमारे इंटर कॉलेज में टीचर थे, उनका एक शिष्य था, और मेरा साथी था मुकेश। बड़ा एहसान आज भी मैं उन लोगों को मानता हूँ। मुकेश के पास मैंने आके 150 रुपये में पब्लिक स्कूल में नौकरी की उसके पास, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था ये। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने लगभग 1 साल में कहा मौजीराम जी स्कूल को आप चलाओ। तब मैंने स्कूल चलाया, नर्सरी स्कूल शुरुआत करी, और धीरे धीरे कट्टा बिछा के, बोरी बिछा के ये मिशन परमात्मा ने आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि यार गांव में आखिर स्कूल कैसे चलाएंगे, जगह कहाँ लें, तो हमने एक बाबा भंडा के कहते हैं सच्चे प्यारे, उनकी जगह ली गांव के बीच में। इतनी महागंदगी थी कि कोई वहाँ अच्छा आदमी अपने बच्चे को भेजने को तैयार नहीं था। पूरी बिल्डिंग में फर्श भी नहीं हो रहा था, दरारें थी, उनमें मच्छर बिच्छू रहते थे। फिर भी वो मेरे ख्याल में 450 रुपये महीने को मैंने उस मकान को लिया।
और उसमें कट्टा बिछा के झाड़ू लगा करके दीवारों पे झाड़ू मार मार करके, परमात्मा का ऐसा मिशन था कि मेरे वहां पर 600 बच्चे। फिर एक दिन मुझे रविंद्रनाथ टैगोर की एक वो किताब पढ़ने पड़ी। मैंने उसे पढ़ा कि शांति निकेतन उन्होंने कैसे बनाया। तो मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, इंग्लिश में पढ़ा, माई क्लासेज आर हेल्ड इन द ओपन स्काई, कि मेरी कक्षाएं खुले आकाश में चलती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले स्टूडेंट थे मेरे, जो आईएएस बने थे। जब हवा चलती थी तो किताबों को बगल में दबा लेते थे, बारिश आती थी तो कट्टा को सिर पर रख लेते, पेड़ों के नीचे थे। तो मुझे लगा कि यार मैं ये सब क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा जो खेत है, पुश्तैनी खेत है, बादलपुर, बिश्नोली, अछेजा, दुजाना, इनसे समान दूरी पे खेत था। एक पंडित जी थे मेरे पास, टोडर शर्मा, उनका बेटा पढ़ता था गाजियाबाद, अच्छा नहीं पढ़ा, उसने एडमिशन मेरे पास करा दिए। उन्होंने कहा, मौलवी जी तुम इतनी मेहनत करते हो, आप लोग इस स्कूल को अपने खेत में ले जाओ। मैंने कहा जी वहां कैसे चलेगा। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि वाकई जब रविंद्रनाथ टैगोर जी जंगल में कर सकते हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा आश्रम, एक ऐसा अच्छा स्कूल बनाया जा सके कि जहां से मैं अपने विचारों को लोगों को दे सकूं। स्टूडेंट निकलेंगे, अच्छे अनुशासन होगा, तो लोग निश्चित बच्चे मेरे पास आए। अच्छा मोजराम जी, आपका एक छात्र जीवन से लेकर एक शिक्षाविद होने का जो एक संघर्ष आपने बताया, जमीन से जुड़ा, जी कि किस तरह आपने अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। जी लेकिन एक शिक्षक का एक राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश एक बड़ा ही रोचक जी विषय है, क्योंकि मुझे पता लगा 2005 में भी आप चुनाव जिला पंचायत का लड़े, जी जी और वर्तमान में भी आप फिर उसी यानी 2025 में 20 साल बाद हाँ जी 2025 में अब जिला पंचायत की दावेदारी पेश कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो एक शिक्षक का एक नेता के रूप में परिवर्तन, इसको थोड़ा बताइए। देखिए, उस समय जब मैं स्कूल चला रहा था, यहाँ पे हमने शुरू कर दिया स्कूल, तो राजकुमार भाटी एक देहात मोर्चा चलाते थे। वो सीधा मेरे पास आए शाम को, मुझसे कहने लगे, मौजी राम जी समाज का काम करो, समाज की बहुत बुरी दशा है और आप लोगों को समाज के लिए काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप देहात मोर्चे में आइए, गाँव गरीब किसान मजदूर के लिए आप संघर्ष करें, तो उन्हें न्याय दिलाने का काम हम आपसे करेंगे, क्या आप हमारे संगठन में आएंगे। तो मैंने उनसे बिना पूछे तुरंत ही कह दिया, भाटी जी बिल्कुल मैं इस टेस्ट का आदमी हूँ और मैं निश्चित तौर पर काम करना चाहता हूँ। तो राजकुमार भाटी जी के साथ हम लोगों ने देहात मोर्चा ज्वाइन किया। पूरे 5 साल दिन रात क्लास लगती थी हमारी, अच्छा बुरा क्या है, समाज की जरूरतें क्या है, राजनीति क्या है, इन सब चीज़ों पर काम किया हम लोगों ने। फिर अनायास ही एक चुनाव आ गया इसका, जिला पंचायत का। इससे पहले राजकुमार भाटी जी इलेक्शन लड़ चुके थे और वो देहात मोर्चे पे लड़े थे शुरुआत में। तो क्योंकि एक राजनीतिक मिशन था कि दलितों को, शोषितों को, जिनकी कोई आवाज न उठाए, कमजोरों को, हम तहसील में चले जाते थे। हमें एक वीरेंद्र प्रधान जी काफी हमारी टीम, मैंने देखा था देहात मोर्चा का स्लोगन भी होता था, उनकी आवाज जो जो बोलते बोलते नहीं, तो हम तहसील में पूछते थे किसका माया भाई। इसी उसमें हमने एक एडीएम का मुकाला किया, 6 लोग हम जेल चले गए। पहली बार जीवन का सफर कि जब मैं जेल गया तो मुझे ये लगा कि यार कहाँ फंस गया था। लेकिन ये शुक्रिया गुजार हूँ मैं उन साथियों का, बेगराज गुजर थे, वीरेंद्र डाडा थे, अजीत डोला थे, राजकुमार भाटी थे, बसंत भाटी था, ओमदत्त जी थे। हम सब लोग गए, हम सब नौसिखिया थे, लेकिन भाटी जी एक बहुत मैच्योर चेहरा था और उन्होंने हमें बहुत संभाल करके चीज़ों को वहाँ पे किया। उसके बाद फिर ऐसी हमारी भय खुली कि हम पे अगर कहीं भी कोई ये दिखता था कि हाँ गरीब आदमी पर जुर्म जास्ती कर रही है या प्रशासन किसी को गलत दबा रहा है, तो वो एक भावना बन गई हमारी, हम इसका विरोध करेंगे और हम इसको नहीं सहेंगे। उसी के माध्यम से जब हम बहुत सारे काम हमने किए इस तरह के, किसी के पैसे ले लिए पुलिस ने, थाने में सुने दिवा के ला रहा हूँ, रेहड़ी वाला रोक लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया, रेहड़ी वाले से 2000 रुपया उसने की, गुरु जी हमारे चलिए, मैंने कहा। इस तरह के सैकड़ों केस हुए, हिम्मत बढ़ती चली गई, जुल्म जास्ती का विरोध करते चले गए। और फिर जब चुनाव आया तो राजकुमार जी ने कहा भाई एक चुनाव लड़ना है। मैंने कहा जी बिल्कुल लड़ेंगे। सच्चाई ये कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक आत्मविश्वास लबोलब था कि जन सरोकार हमारा है, जनता में हम भरोसा करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। फिर मेरी इसी बीच में प्रधान अजयपाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, रामवीर सरपंच जी इस दुनिया में नहीं है, चौधरी विद्याराम जी नहीं है, महेंद्र प्रधान जी इस दुनिया में नहीं है। ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होगी और क्योंकि समाज का बेहतर चिंतन था, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या फैसला होना चाहिए, क्या संदेश समाज में जाएगा, इन सारी चीजों का जो चिंतन हमें देहात मोर्चे ने दिया, उसके माध्यम से जब हम पंचों में जाते थे, पंचायतों में बोलते थे, तो फैसले करने में बड़ा आनंद आता।
और मुझे सच में ये लगता था उस समय कि जितने लोग जब फर्क करते थे कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा मामा, ये मेरा है, या मुझे ये लेके आया, मुझे इंसाफ की बात नहीं कर दी। तो मुझे एक शेर आज भी याद है, मैं अक्सर पंचायतों में कहता था कि जितने हरामखोर थे कुनबो जवार में, प्रधान बन के आगे पहली कतार में, और यूं दीवार फांदने में जिनका रिकॉर्ड था, चौधरी बन के आगे उम्र के उतार में। जब ये बात पंचायतों में कहता था, मैं ईश्वर को साक्षी करके कह रहा हूं, तो जो लोग गलत दिशा में पंचायत को ले जाते थे, जो बहुत गलत ढर्रे के लोग थे, मेरा मेरा जो वो है स्वामित्व वो रहना चाहिए, फैसला गलत हो या सही हो, वो लोग अपने आप दब जाया करते। और ये मिशन कई जिलों में चला। अच्छा, पहले राजनीतिक जीवन का अनुभव क्या रहा आपका? मेरे राजनीतिक जीवन का अनुभव ये रहा कि जब मैं पहला जिला पंचायत चुनाव लड़ा, तो हमारी टीम ने ये तय किया कि हमें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़के और साफ स्वच्छ राजनीति में प्रवेश करना है। मैंने सबसे पहले 4 ढोल लिए और 4 ढोल लेकर के गांव में निकला। सबसे पहले बादलपुर में गया, दुजाने में गया, फिर इटेड़ा हैबतपुर तक कपड़े वार्ड में गया कि अगर आप पूरी पे, थैली पे, शराब पे, पैसे पे लोगों को वोट दोगे तो वो आपको चैन नहीं देंगे, वो आपका चैन छीनने का काम करेंगे। ये बिजनेस को राजनीति का माध्यम मानते हैं, सेवा का माध्यम ये नहीं। जैसे ही मैं ढोल लेके गया, मुझे वो संस्मरण है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, जब मैं आवाज मारता था, ढोल बजता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। मैं ईंट के चट्टों पर चढ़ गया, दीवार पर चढ़ गया और वहीं से खड़ा होकर अपनी बात कहता था कि अगर आपको शुद्ध राजनीतिक आदमी लाने, अमन चैन लाना है, न्याय लेना, तो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोगों को लाइए। पूरी से, थैली से, बिकाऊ से, साधन से, इनसे दूर रहिए। महिलाओं ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया, बेटियों ने सबसे। गुरुजी आप कहाँ से कितना गजब का मिशन लेके आए हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, जिस लगभग 5-6 गाँव में गया, 5-6 गाँव में मैं 2nd नंबर पर रहा। और जब जब टोटल रिजल्ट मेरे चुनाव का आया, तो मैं केवल 665 वोटों से सत्ताधारी बसपा के कैंडिडेट से चुनाव हारा था। और लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि यार मौजीराम जी, अगर हम आपको इतनी भारी संख्या में पूरे गांव की वोट दे देते तो निश्चित तौर पर आप जिला पंचायत बन जाते। इसके बाद फिर देहात मोर्चा एक जन मोर्चे में परिवर्तित हुआ। हम लोगों ने मेहनत की। जन मोर्चे के बाद फिर लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए राजनीतिक पार्टियों में संघर्ष करना शुरू कर दिया। और उस समय फिर हम पूरी तरह समाज में कूद गए। कर्नल किरोड़ी बैसला के साथ हम लोग आंदोलन में गए। कर्नल साहब की प्रेरणा से हमने फिर फिजूल खर्ची का आंदोलन चलाया, समाज में फिजूल खर्ची का आंदोलन चलाया, कि समाज की बुराइयों के खिलाफ चलाया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाया कि भाई बहुत कम साधनों में 1 बाजे से बेटी लाओ, दहेज की लिस्ट मत पढ़िए, जो लेना जो देना, बेटी भी हमारी उसी कोख का हिस्सा है जिस कोख का बेटा हिस्सा है, इसलिए आवाज ना लगाओ, दीजिए जब तक उनका सरकार बराबर हिस्सा ना कर दे। लेकिन कुछ लोगों ने, क्योंकि समाज की राजनीति आप समझते हो, क्योंकि दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे, दहेज का कोई लेना देना नहीं था, केवल मिशन था फिजूल खर्ची। शिक्षा पर जोर देना, बेटा बेटी को पढ़ाइए, बाल विवाह मत करिए, कर्ज मुक्त समाज का निर्माण कीजिए। आप लोग जो मृत्यु भोज कर रहे हैं इनका बहिष्कार कीजिए। प्रधान अजीपाल जी, प्रधान चंदी, प्रधान रामवीर जी, प्रधान आजाद आज भी है हमारे साथ। इतना गजब का हमारा मिशन था, जिले में लोग स्वागत करते थे। क्या बात है। अच्छा मौजीराम जी, मैं एक बात पूछ रहा था, आपका राजनीतिक सफर एक सामाजिक संगठन जो बुराइयों को लेकर शुरू हुआ, देहात मोर्चे से हुआ, फिर एक समय ऐसा आया कि उसका रूपांतरण या उसका समायोजन जन मोर्चे में हुआ। बीपी सिंह जी वाला जो आंदोलन चला था बजड़ा खुर्द वाला, उसके बाद देहात मोर्चा शायद उस रूप में नहीं रह सका जी। और सर आप भी अभी अपने वक्तव्य में कहा कि लोगों की महत्वाकांक्षा निकल आई, शायद यही कारण रहा कि आपने फिर एक छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। थोड़ा इस वाले बीच के चरण पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैंने कब ज्वाइन किया, जितने भी लगभग चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे लोग मंत्री बने, राज्यसभा सदस्य भी बने, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे कष्ट और परेशानी तब हुई, मुझे ये कहने में आज भी कोई संकोच नहीं है, पहले भी नहीं था, जब गुंडे को टिकट मिलने लगा। गलत लोगों को धन बल से, ताकत के बल पे जो लोग जनता को दबाना चाहते थे, रोज कब्जा करते थे, गरीबों की मदद नहीं करते थे, हमारी जमीन के रेट कम हो रहे थे, गांव में रिश्ते हमारे बंद हो गए थे। तब मुझे ये लगा कि निश्चित तौर पे ऐसे राजनीतिक जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते
और बहुत प्यार से मैंने अपने बड़े नेताओं से स्पेशल तौर पर मैंने और प्रधान राज्यपाल जी ने जा करके कहा कि गुंडे अगर यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस जिले का भविष्य खराब है। लेकिन उनके दिमाग में कतई नहीं आया। और निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ, चाहे दुजाना है, चाहे रिठौड़ी है, चाहे घमौला है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप का दोष है कि वो लोग गलत दिशा में चले गए। जब इस तांडव को हमने देखा तो हमने सीधा जाकर के भारतीय जनता पार्टी माननीय डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी के पास गए और मैंने उनसे केवल कहा कि आप शिक्षाविद हैं, आप अच्छे राजनीतिक भी हैं, आप लोग बेहतर तरीके से शांति की, विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, अपनाया और बहुत प्यार दिया। 2 संगठन की जिम्मेवारी दी, जिला गंगा समिति का मेंबर भी बनाया। पिछली बार चुनाव हम लड़ना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से हमारा टिकट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, DMI-RC का हमें उन्होंने मेंबर भी बनाया और फिर खास तौर से इज्जत मिली क्योंकि अच्छा समय भी आया। इस जिले को एक अच्छा नेतृत्व योगी जी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ साफ सुथरा अच्छा से एक माहौल मिला और इसी उससे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि विकास की राजनीति करें, अच्छे लोगों का भला करें, गरीब की मदद करें। नगर साहब जी 2025 के बाद आप फिर से वही जिला पंचायत वाले चुनावी मूड में जाने की तैयारी कर चुके हैं, आप जनसंपर्क भी लोगों से मिल रहे हैं जी 2005 और 2025 के राजनीतिक परिवेश में कोई अंतर देखते हैं? ये दो विशेष रूप से मैं देखता हूं जिला पंचायत वाले गौतम बुद्ध नगर के राजनीतिक परिवेश में। जी अंतर है। उस समय की जो परिस्थिति थी, बहुत ज्यादा आतंकवाद था, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी और बहुत उतना विकास नहीं था, राष्ट्रवाद का कोई जोर नहीं था। सीधा सीधा लोग जातिवाद की राजनीति करते थे और राष्ट्र की कम चर्चा थी, अपने कार्यकर्ता को ज्यादा पहुंचते थे, जनता की चिंता कम थी। अब राष्ट्रवाद की बात हो रही है, अब हम मैच्योर भी हैं, अपने अच्छे और बुरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। बहुत सारे अंतर। अच्छा मोजराम जी, आप जिस तरह की राजनीति करते रहे या जिस संगठन से आप जुड़े, एक चीज आपके पक्ष में आती है कि आप हमेशा सत्ता के खिलाफ चुनाव बिल्कुल हो जाते थे। आपकी लड़ाई सत्ता से होती थी, बदलाव के लिए, बेहतरी के लिए। 2005 में भी ये परिस्थिति आपके सामने थी और ये, लेकिन वर्तमान में जब चुनाव में आप जाएंगे तो आप जिस पार्टी से चुनावी प्रत्याशी के दावेदारी की दौड़ में है वो केंद्र और राज्य में सत्ता में है। तो ऐसे में क्या ऐसी कमियां अभी भी हैं कि केंद्र और सत्ता में पार्टी होने के बावजूद आप समाज के अंदर कुछ और नयापन या कोई और चीज, बदलाव की चीज जनता के बीच लेके जाएंगे? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि व्यक्ति को बुराई का विरोध तो हर समय करना चाहिए, राजनीति में हो चाहे आप समाज में हो। और जहां तक व्यक्तिगत मेरा अपना विचार है, ये तो सारे लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि आज राष्ट्रवाद की तरफ सब लोग चल रहे हैं। योगी जी के माध्यम से सारी चीजें अच्छी चल रही है, सरंदर चल रही है, शिक्षा पे भी, राजनीति का भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। बहुत सारी चीजें भी होना बाकी है जो प्रभु हमसे भी कुछ चाहता है और हम पूरी तरह भरोसा भी करते हैं कि निश्चित तौर पर अगर हमें मौका मिला, परमात्मा ने दिया, जनता जनार्दन ने हमें ये मौका दिया और सरकार ने ये प्रयास किया, नेताओं ने ये प्रयास किया और हम पे ये जिम्मेवारी आई, तो ये तो समय ही बताएगा। तो यदि पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको विश्वास जताती है तो कुछ ऐसी बातें जो आप जनता के बीच अपने व्यक्तिगत तौर से लेके जाएंगे जी मेरे एजेंडा में ये शामिल है, लोगों को क्या बताएंगे अपना चुनावी एजेंडा कि मैं आया हूं समाज आपके पास तो मेरे पास ये नयापन और मैं ये करके देखूं? कि मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो, शिक्षा पे लोग ज्यादा जोर दें, नशाबंदी पे जो मुआवजे में खासतौर से मेरे जिले में मिल रहे हैं, नए नए लड़के जो दिशाहीन हो रहे हैं उनको कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा बात उनसे ये करने को तैयार नहीं है हमें क्या करना चाहिए। सरकार की जो नीतियां हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, इतने प्रयास के बावजूद भी नहीं पहुंच पाती है, तो ये प्रयास हमें करना चाहिए। अच्छा, आपने अभी एक बात कही, मेरी एक सवाल उसी से निकल गया। आपने कहा कि हम शिक्षा का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके विरोधी आपकी पार्टी के इसी एक कदम को लेकर के आपके ऊपर हमलावर भी रहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल थे उनका कुछ स्कूल की मान्यता समाप्त की गई है, उनका समायोजन दूसरे स्कूलों में किया गया, घटाई गई संख्या। एक ये बात, इस पे थोड़ा बताइएगा। जहां मान लिया 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं और गवर्नमेंट के वहां खर्च हो रहे हैं लगभग 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख हर महीना खर्च कर रही है।
अगर उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए, 50 बच्चे पर स्कूल में अगर संख्या है तो वो स्कूल रह जाए, उन टीचर्स को कहीं और एडजस्टमेंट कर दिया जाए, तो प्रदेश का नुकसान क्या है, जनता का नुकसान क्या है? इसमें बंद नहीं किए जा रहे, वो मर्ज करके केवल उनको जहां जितने बच्चे हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाए। ऐसा तो नहीं है टीचर को कभी बिल्कुल हटा दिया जाए। अच्छा, मेरे साक्षात के अंतिम चरण में मेरा सवाल आपसे है कि आप अपनी उम्र के एक उस पड़ाव पे हैं कि शायद इसके बाद आप राजनीतिक पारी खेलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी, मेरा मानना है, हालांकि मैं चाहता हूं आप लंबी पारी खेलें, नहीं आपका सोचना ठीक। और आपके सामने मुख्यतः जो दावेदारी रहेगा, आपके जो ओपोनेंट रहेंगे, प्रतिस्पर्धी रहेंगे, वो यूथ रहेंगे। और ये कहते हैं कि आज राजनीति का दिशा वो होती है जहां यूथ चलता है, यूथ जिसको तय कर दे वो दिशा राजनीति की हो जाती है। और ये पिछले राष्ट्रीय से लेकर के स्थानीय लेवल के चुनाव में स्वसिद्ध हो चुका है। जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आप मैं क्षमा चाहूंगा, अपनी उम्र पूछा, उम्र कितनी है? 60 वर्ष। 60 वर्ष के मौजीराम जी 18 वर्ष के युवा को कैसे अपने साथ जोड़ पाए? यूथ जो है वो कॉन्सेप्ट के आधार पर चलता है, और मेरा कॉन्सेप्ट उम्र से नहीं तोड़ा जा सकता। मेरा कॉन्सेप्ट जो विचार से है, मेरा जो भी विचार है वो बेहतर तरीके से, मेरे कम से कम 500 स्टूडेंट हैं आज की डेट में, मैं जवान हो चुका हूं, जो मेरा विचार है वो सारे स्टूडेंट मेरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। गुरुजी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, अच्छा किया, हमेशा अच्छा सोचते हैं, शिक्षा पे जोर देते हैं और हमें एक अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। और जो ऐसा व्यक्ति उनके लिए सोचता है, बुरे से बुरा व्यक्ति के भी दिल में उसके लिए जगह होती है। चलिए मौजीराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे हर तरह के सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आपको आपके चुनाव के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।